हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सेमेस्ट्रो। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन फॉर 17 अगस्त 2022। ये न्यूज़ आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एमसीक्यूज देख लेते हैं लास्ट करंट अफेयर सेशन के। इनके आंसर्स आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ इज रिलीज बाय, ये आपने बताना है। सेकंड है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग श्री औरोबिंदो घोष, आपने बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। देन थर्ड क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑडियो विजुअल ट्रीटी। एंड द फोर्थ इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये ऑप्शंस दिए गए हैं, इनके आंसर्स आप बता सकते हो। कल के सेशंस में हम इनके आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स देखते हैं आज का। ब्रिक्स गेम्स 2022 की ब्रिक्स गेम्स हैं, ये शेड्यूल की गई हैं सितंबर 1 से 30 सितंबर तक। बट ये होंगी कैसे? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए। ब्रिक्स की जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, दैट इज़ ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, वो compete करेंगी ऑनलाइन मोड में। और 3 मेन इवेंट्स हैं इसमें, 3 कम्पिटिटिव इवेंट्स हैं, दैट इज़ ब्रेक डांसिंग, चेस एंड वुशू। वुशू एक तरह का चाइनीज़ मार्शल आर्ट है। और ऑनलाइन ब्रिक्स गेम्स के ज़रिए दोनों कंट्रीज़ में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इट मीन्स ब्रिक्स मेंबर्स की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस जो है उसको बढ़ाया जाएगा एक इनोवेटिव एंड सेफ वे में। देन इन गेम्स को ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? चाइना। और चाइना ही 14th ब्रिक्स समिट का चेयरमैन है, जो हुई थी 2022 जून में। ब्रिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ब्रिक्स इज एन एक्रोनियम फॉर ग्रुपिंग ऑफ वर्ल्ड्स लीडिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज। तो लीडिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज जो उनकी ग्रुपिंग है, नेमली ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। 2001 में ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जिम ओनाइल, जिन्होंने कॉइन की थी टर्म ब्रिक। और इसमें 4 इमर्जिंग इकोनॉमीज कौन कौन सी थी? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। बट बाद में साउथ अफ्रीका जो है 2010 में ऐड की गई, और ब्रिक्स से इसका पूरा नाम क्या बन गया? ब्रिक्स। और इस ग्रुपिंग को फॉर्मलाइज कब किया गया था? 2006 में। इट मीन्स बनी कब? 2006 में। आइडिया कब दिया था या कॉइन कब की गई थी ये टर्म? 2001 में। साउथ अफ्रीका कब ऐड हुआ था? 2010 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? शंघाई इन चाइना। और ब्रिक्स का एक बैंक भी है, दैट इज न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो फंडिंग प्रोवाइड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, 11 मोर वेटलैंड साइट्स ऐड की गई हैं रामसर लिस्ट में। और टोटल अब इंडिया की साइट्स हो गई हैं 75, और ये कवर करती हैं अराउंड 677 हेक्टेयर एरिया। 11 साइट्स में से 4 तमिलनाडु में हैं, 3 ओडिशा में, 2 इन जम्मू एंड कश्मीर एंड 1 ईच इन मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। रामसर साइट्स डेजिग्नेट करने से क्या होगा कि इनको कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट जो है इन वेटलैंड्स की, वो और अच्छी की जा सकेगी, और इनके जो रिसोर्सेज हैं उनको वाइजली यूटिलाइज किया जा सकेगा। इंडिया वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है रामसर कन्वेंशन की। रामसर कन्वेंशन वेटलैंड्स के लिए साइन की गई थी रामसर सिटी में, ईरान में 1971 में। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था 1982 में। सबसे ज़्यादा इंडिया में रामसर साइट्स हैं तमिलनाडु में 14, उसके बाद यूपी में है, यहाँ पे 10 रामसर साइट्स हैं। एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी साइट्स ऐड की गई हैं। तमारा लेक है, तमारा लेक, हीराकुंड रिजर्वायर, अंसुपा लेक, यशवंत सागर, तमारा लेक, हीराकुंड रिजर्वायर एंड अंसुपा लेक, ये ओडिशा में है। यशवंत सागर मध्य प्रदेश में। चित्रांगुड़ी बर्ड सेंचुरी, देन सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स एंड वेडुवूर बर्ड सेंचुरी एंड कंजीरनकुलम बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ पे हैं? चारों साइट्स तमिलनाडु में। थाने क्रीक है महाराष्ट्र में। देन हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व एंड शालबर्ग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, ये कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, सुपर गरुड़ा शील्ड एक्सरसाइज है, सुमात्रन आइलैंड्स पे ये कंडक्ट की गई है। इंडोनेशिया, यूनाइटेड स्टेट्स और इनकी जो एलाइज हैं, ये इन्होंने लाइव फायर ड्रिल यहाँ पे कंडक्ट की है। जॉइंट कॉम्बैट एक्सरसाइजेज हैं सुमात्रन आइलैंड पे। और इनका मेन रीज़न क्या था इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करने का, कि चाइनीज़ मैरीटाइम एक्टिविटी जो है इस रीजन में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है।
इंडो पैसिफिक रीजन में, और चाइना को काउंटर करने के लिए ये मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स 50,000 पर्सोनल्स जो हैं फ्रॉम यूएस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और अभी तक का जितनी भी गरुड़ एक्सरसाइज हुई हैं, सुपर गरुड़ शील्ड एक्सरसाइज, उनमें से अब तक की सबसे बड़ी एक्सरसाइज होगी ये। जब से ये स्टार्ट हुई है 2009 में, ये सबसे पहली एक्सरसाइज हुई थी। और दूसरी ओर चाइना स्टेट मीडिया का मानना है, उसने एक्यूज़ किया है चाइना को कि चाइना जो है यूएस जो है एक इंडो पैसिफिक अलायंस बना रहा है नेटो के जैसा, जिससे वो चाइना की जो मिलिट्री एक्टिविटीज़ हैं उसको रोकना चाहता है, लिमिटेशंस लगाना चाहता है और डिप्लोमेटिकली इन्फ्लुएंस करना चाहता है इस रीजन में। इन 5 कंट्रीज़ के अलावा यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, इंडिया, मलेशिया, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, पपुआ न्यू गिनिया, ईस्ट तिमोर, ये ऑब्जर्वर स्टेट्स की तरह इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, लंदन होम जो है दादा भाई नौरोजी का, इसको ब्लू प्लेग ऑनर दिया गया है, कोमेमोरेटिव ब्लू प्लेग ऑनर। रेड ब्रिक होम है जिसके बाहर प्लेक में मेंशन किया गया है दादा भाई नौरोजी फ्रॉम 1825 टू 1917, जिस पीरियड के दौरान ये रहे हैं। इंडियन नेशनलिस्ट एंड एमपी लिव्ड हियर। ब्लू प्लेग जो है एक स्कीम है जिसको रन करती है इंग्लिश हेरिटेज चैरिटी और ऑनर करती है ऐसी पर्टिकुलर बिल्डिंग्स को लंदन में जिसकी हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस है। पढ़ते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में। दादा भाई नौरोजी ऑल्सो नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, पिक्चर में आप देख सकते हो द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। देन बर्थ हुआ था इनका 4 सितंबर 1825 में नवसारी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, पारसी फैमिली में। 1851 में इन्होंने रहनुमाई मजदसनन सभा जो थी वो फाउंड की थी ज़ोरोएस्ट्रियन रिलीजन को रिवाइव करने के लिए। 1865 में इन्होंने लंदन इंडिया सोसाइटी बनाई, इसमें इंडियन पॉलिटिकल, सोशल एंड लिटरेरी सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस किया गया। देन इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाई 1867 में, जिसमें इंडियन जो कंसर्न्स थे मेनली उनको ब्रिटिश पब्लिक के सामने पेश किया गया। इट मीन्स ब्रिटिश पब्लिक को जो इंडियंस क्रूएलिटीज़ फेस कर रहे थे, एट्रोसिटीज़ फेस कर रहे थे इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिशर्स, उनको ब्रिटिश पब्लिक के सामने पेश किया गया था। देन इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे 3 टाइम ये, 1886 में, 1893 में एंड 1906 में। एंड 1906 में ही जो स्वराज है उसका रेजोल्यूशन पास हुआ था अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ दादा भाई नौरोजी। देन 1892 में ये सेंट्रल फिन्सबरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है लंदन की, वहाँ से इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे और लिबरल पार्टी की टिकट से ये हाउस ऑफ कॉमन में एमपी बने और फर्स्ट एशियन भी हैं ये जो ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन कंपनीज जो बाय कर रही हैं ये पेटकोक फ्रॉम वेनेजुएला, और एज पर ट्रेड सोर्सेज एंड शिपिंग डेटा ये अभी तक का बोल सकते हो आपकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट वॉल्यूम में अभी तक का जो है पेटकोक इंपोर्ट किया गया है। और इसका मेन कारण बताया जा रहा है कि कोल की जो प्राइस है वो काफ़ी बढ़ रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, जिसका मेन कारण है कि यूक्रेन वॉर चल रही है जो। देन कोल से कंपैरेटिवली पेटकोक सस्ता भी है। पढ़ते हैं पेटकोक के बारे में। पेटकोक एक एक्सेप्शनली पोल्यूटिंग फॉर्म है कार्बन की, जिसको हालांकि बैन किया था काफ़ी कंट्रीज़ ने क्योंकि बहुत टॉक्सिसिटी इससे होती है। और फाइनल कार्बन रिच सॉलिड मटेरियल है जो डिराइव किया जाता है ऑयल रिफाइनिंग से, कि ऑयल को जब रिफाइन किया जाता है और उसके बाद जो रेजिड्यू बच जाता है उस रेजिड्यू से पेट्रोलियम कोक या पेटकोक बनाया जाता है। ऑल्सो कैटेगराइज्ड एज बॉटम ऑफ द बैरल फ्यूल। बॉटम ऑफ द बैरल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये रेजिडुअल वेस्ट है एक तरह का। देन कोल को रिफाइन करने के बाद जो बच जाता है उसको पेटकोक बोला जाता है। अबंडेंटली यूज़ किया जाता है सेवरल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में इंडिया में, जैसे कि सीमेंट, स्टील एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में। और कोल से चीप है, कोल से कंपैरेटिवली हाइयर कैलोरीफिक वैल्यू है इसकी, ईजी है ट्रांसपोर्ट करना एंड स्टोर करना। बट इसकी मेन प्रॉब्लम क्या है कि हाईली पॉल्यूटिंग है ये। 90% कार्बन है इसमें, 5 to 10% मोर कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है ये कोल से। देन हाइयर एनर्जी कंटेंट है, जिसकी वजह से 30 to 80%
मोर CO2, मोर कार्बन डाइऑक्साइड जो है कोल से ये ज़्यादा एमिट करता है। तो ये आपने याद रखना है। डिसएडवांटेज क्या हो गया कि हाईली पॉल्यूटिंग है, कोल से भी ज़्यादा पॉल्यूटिंग है। एडवांटेज क्या है कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, इजी है ट्रांसपोर्ट करना, स्टोर करना, और चीपर है ये। और वेनेजुला के बारे में देख लेते हैं। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है ये, और आप यहाँ पे देख सकते हो वेनेजुला ब्लू कलर में। वेनेजुला की जो नेबरिंग कंट्रीज है, लेफ्ट साइड है कोलंबिया, राइट साइड है गुआना ग्रीन कलर में, देन सरीनेम है येलो कलर में, देन फ्रेंच गुआना है ये रेड कलर में। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं पारसी न्यू ईयर। पारसी कम्युनिटी ने 16 अगस्त को ऑब्जर्व किया है पारसी न्यू ईयर, ऑल्सो नोन एज नवरोज। इस दिन ज़ोरोएस्ट्रियन कैलेंडर का फर्स्ट डे होता है, ऑल्सो नोन एज शहनशाही कैलेंडर। और पारसी न्यू ईयर की जो बिगिनिंग है ये माना जाता है ऐसा कि 35,000 पहले ये स्टार्ट हुआ था। उस टाइम पे जो प्रॉफिट थे, प्रॉफिट ज़ाराथुस्त्रा, इन्होंने फाउंड किया था ज़ोरोएस्ट्रियनिज़म को पर्शिया में, जो आज के टाइम पे ईरान में है। और इस डे को जो है एज़ पर ज़ोरोएस्ट्रियन फिलोसफी ये माना जाता है कि इस दिन यूनिवर्स में रिन्यूअल होता है चीज़ों का, कि चीज़ें रिन्यू होती हैं। देन टर्म नवरोज़ जो है इसको एसोसिएट किया जाता है जमशेद के साथ भी, जो एक एंशियंट ससानियन किंग थे। और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने पारसी कैलेंडर है इसको इंट्रोड्यूस किया था, और इस फेस्टिवल को इसलिए जमशेद नवरोज़ भी कहा जाता है। और ज़ोरोएस्ट्रियनिज़म जो रिलीजन है, पारसी रिलीजन जो है, इनकी एक होली बुक भी है जिसको नाम दिया गया है ज़ैंड अवेस्ता। ये आपने याद रखना है। सो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया हुआ। आपका कोई भी डाउट आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।